हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लेमिंगो बुक के सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट स्प्रिंग में आपको दो स्टोरीज मिलती है जिसमें आपको दो बच्चों के बचपन खो गया, क्या हुआ उनके साथ, इसकी पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पहली स्टोरी, जो कि साहब की है, साहब ए आलम। कौन है ये साहब ए आलम, क्या है ये इसकी स्टोरी, आज के इस वीडियो में ये मैं पूरा कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं साहब की एक कहानी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पहला चैप्टर कवर किया था, लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। पूरा आप ध्यान से बुक के साथ बैठिएगा, अपनी बुक में आप लाइन को मिलाते रहिएगा, हर लाइन की मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी डिटेल्स में हिंदी में। तो हो जाइए तैयार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स है इस चैप्टर्स के जो आपको समझ लेने हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है इसका मेन कैरेक्टर साहब। एक बच्चे का नाम है साहब, और इसी बच्चे के लेके या बच्चे के बारे में राइटर ने पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या है बच्चे का जीवन, क्या ऐसा कुछ इस बच्चे के साथ हुआ है जो राइटर लास्ट स्प्रिंग में इसको ऐड कर लिया, कैसे ये कह रही है कि इस बच्चे का बचपन ही से छीन लिया गया है या खो गया है। ये बच्चा बेसिकली बांग्लादेश का होता है। जब वहां से कुछ शरणार्थी इंडिया चले आते हैं और आके सीमापुरी, जो कि दिल्ली के पास में है, वहां बस जाते हैं, तो उन्हीं शरणार्थियों के परिवार में एक परिवार होता है साहब का। साहब एक छोटा बच्चा है, अपनी मां के साथ वहां रहता है, और भी जो शरणार्थी वहां के थे उनका मेन काम जो था वो था रैक पिगिंग का। जी हाँ, कचड़े को उठाना या कचड़े के ढेर से सामानों को ढूंढना। और सभी बच्चे साहब के साथ में मॉर्निंग में इनका काम होता था, अपने अपने थैले को लेके ये निकल जाते थे और कचड़ों से कभी इन्हें 1 रुपए मिलता था, कभी 10 रुपए मिलता था, कभी कुछ खाने को मिल जाता था, कभी कुछ पहनने को मिल जाता था। ये इनकी रूटीन थी, यही इनका जीवन था। इसी कार्य के दौरान इनकी मुलाकात राइटर से होती है। राइटर जब इनसे मिलती हैं, इनसे बातें करती हैं, धीरे धीरे इन बच्चों से वो परिचित हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, और एक एक करके सभी बच्चों का नाम पूछती हैं, नाम जानती हैं। और उनमें सबसे ज्यादा जो राइटर को प्रभावित करता है वो है साहब। जब राइटर उस बच्चे का नाम पूछती हैं और वो बच्चा बताता है, तो आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से आयरनी का प्रयोग किया है। बच्चा अपना नाम बताता है साहब ए आलम, जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। और बच्चा कर क्या रहा है, जिसका नाम है दुनिया का मालिक, और वो बच्चा कचरा उठा रहा है, ऐसा जीवन जी रहा है। तो ये व्यंग्य भी है यहां पे इसके नाम में। और इसके बाद लॉस ऑफ फ्रीडम, अंत में राइटर बताती हैं कि ये बच्चा इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। बच्चों का जीवन बहुत दुख भरा है। इस ग्रुप के जितने बच्चे होते हैं सब बेयरफुट रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं। राइटर एक चीज हमको यहां और बताती हैं, राइटर कहती हैं कि ये जो रैक पिगिंग करने वाले बच्चे हैं और इनके जो सीनियर पर्सन इनके परिवार के हैं, सब नंगे पांव रहते हैं। नंगे पांव रहना ये लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसे का अभाव नहीं है, बल्कि ये इनके परिवार का, इनके कह सकते हैं इनके समाज का एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, और सब लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर ये चाहते तो इनके परिवार की आने वाली जनरेशन के साथ परिवर्तन हो सकता था, इनके भी पैरों में स्लीपर हो सकते थे। क्योंकि राइटर एक उदाहरण हमें देती हैं कि राइटर का एक दोस्त जो इनको अपने बचपन के बारे में बताया था कि बचपन में उनके गांव में एक बच्चा, जो कि उस गांव के पुराने मंदिर के पुजारी का लड़का था, जिसके पास अपने खुद के शूज नहीं हुआ करते थे। जब बच्चा वो विद्यालय जाता था तो विद्यालय जाने से पहले प्रतिदिन उस मंदिर से होके वो गुजरता था, और उस मंदिर में वो प्रार्थना करता था कि एक दिन उसके पैरों में भी शूज हो जाए। समय बीतता है, काफी समय बीत जाता है। राइटर 30 साल बाद उसी गांव में विजिट करने जाती हैं, तब देखती हैं कि काफी वहां परिवर्तन हो चुका रहता है। उस समय जब राइटर वहां जाती हैं उस मंदिर में, वहां उस समय वर्तमान में जो पुजारी पूजा कर रहा था, उस पुजारी का बच्चा एक अच्छी कंडीशन में इनको दिखता है। वो यूनिफॉर्म में होता है, स्कूल यूनिफॉर्म में होता है, स्कूल के बैग के साथ होता है, और उसके पैरों में शूज और सॉक्स होते हैं। तो राइटर यहां हमें यह बताना चाहती हैं कि वो पुजारी का परिवार भी गरीब था, उसके बच्चे के पास भी शूज नहीं थे, लेकिन एक समय आता है कि उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास हो जाए। और ये रैक पिगिंग वाले कई पीढ़ियों से ऐसे ही हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं हैं।
और कहानी के अंत में हमको बताया जाता है कि कैसे साहब का फ्रीडम खो जाता है। जब वो रैग पिकिंग का काम कर रहा होता है, भले ही वो कचरा उठाने का काम था, लेकिन वो उसका अपना काम था, उसका वो खुद का मालिक था। वो बहुत खुश था, प्रसन्न था। और अंत में राइटर एक दिन जब उससे मिलती हैं तो उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर होता है और साहब उसको बताता है कि अब वो एक चाय की दुकान पे काम करता है और उसे 800 रुपए मंथली मिलता है और वहां रहना और खाना भी फ्री है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम खुश हो, वो उदास हो जाता है। उसकी ये उदासी ये बताती है कि उसकी आजादी उससे छीन ली गई, उसका बचपन उससे छीन लिया गया। काम भले ही छोटा था, लेकिन उस काम का वो मालिक था और वो खुश था। और जिस काम में उसे पैसा मिल रहा था, खाना मिल रहा था, लेकिन उस काम में वह अपनी मर्जी से नहीं कर पाता था, उस काम में वो अपना मालिक नहीं था, जिस वजह से वो खुश नहीं था। तो इस तरीके से ये कहानी कंप्लीट होती है साहब आलम की। और इसी चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप बुक के साथ बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन मिलाइए। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज का ये वीडियो चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। फ्लेमिंगो का सेकेंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग, याद रखिएगा। पहला चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया, द लास्ट लेसन, और ये सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दो कहानी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दोनों कहानी की समरी। तो पहली स्टोरी साहब की स्टोरी, जो कि एक रैग पिगर्स है, उसकी कहानी हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके लाइन बाय लाइन मैं आपको बताने वाला हूं और आप अपनी बुक के साथ जरूर बैठें। टेक्स्ट आप बुक से मिला। पहली लाइन जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रही है, समटाइम्स आई फाइंड ₹1 इन द गार्बेज, ये साहब के द्वारा बोली गई लाइन है। वो बताता है कि कभी कभी मुझे ₹1 इस गार्बेज में मिल जाता है। ये कब बोलता है, किससे बोलता है, ये आगे हम लोग स्टोरी में जानेंगे। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage। प्रत्येक सुबह राइटर बता रही हैं कि मेरी मुलाकात साहब से होती थी। ये उससे पूछती थी, क्या पूछती थी, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। ये प्रतिदिन सुबह में वो पूछती थी, कहती थी कि इस गार्बेज में तुम सोना ढूंढते हो, डंप ऑफ माई नेबरहुड, जो इनके पड़ोस में डंप किया गया था, इकट्ठा किया गया था वहाँ पे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही साहब अपने घर को छोड़ दिया था। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इसका घर ढाका शहर में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, दूर दूर तक, मेमोरी माने याददाश्त, अब उसका घर दूर दूर तक उसकी यादों में नहीं था, अर्थात वह अपने घर को पूर्णतः भूल गया। वेयर मेनी स्टॉर्म, बहुत तूफान आते थे, दैट स्वेप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ बताती हैं कि जहाँ उनका घर था वहाँ अक्सर तूफान आता था और ऐसे ही एक तूफान में उसका खेत, फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसका घर बह जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि वो लोग ढाका शहर को छोड़ के यहाँ चले आए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इस बड़े शहर में जहाँ वो इस समय रह रहा है। आई हैव नो थिंग इल्स टू डू, जब राइटर ने सवाल किया कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, ये काम क्यों करते हो, तो साहब जवाब देता है, कहता है आई हैव नथिंग इल्स टू डू, कुछ और करने के लिए मेरे पास नहीं है। ही मटर, बुदबुदाता है, कहता है लुकिंग अवे, दूसरी तरफ दूर देखते हुए वो बोलता है इस कार्य के अलावा तो दूसरा कोई कार्य ही मेरे पास नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। राइटर उसको कहती हैं, जब वो कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो राइटर उसे सजेस्ट करती हैं तुम स्कूल जाया करो। लेकिन ये कहते ही कह रहे हैं कि मैं तुरंत इमीडिएटली ये रियलाइज कर ली कि कितनी खोखली सलाह मैंने उसे दे दी थी। कहने का मतलब विद्यालय जाने की बात का कोई महत्व साहब के जीवन में नहीं था। नेक्स्ट लाइन है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहब जब ये कहती है स्कूल जाया करो, तो साहब कहता है कि मेरे आसपास नेबरहुड में कोई विद्यालय नहीं है, जब कोई विद्यालय ओपन कर देगा आई विल गो, मैं स्कूल जाऊंगा। अब इस पर राइटर क्या जवाब देती हैं, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं विद्यालय शुरू करूंगी तो विल यू कम, क्या तुम आओगे पढ़ने। आई आस्क, हाफ जोकिंग, ऐसे मजाक में राइटर ने कह दिया जब उसने कहा कि हमारे आसपास विद्यालय ही नहीं है, अगर कोई विद्यालय खुल जाए तो हम विद्यालय जाएं, तो राइटर कहते हैं अगर विद्यालय खोल दूं मैं तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अत्यधिक प्रसन्नता खुशी के साथ वो कहता है हाँ हाँ, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन और बीत गए, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और जैसे ही पास में पहुंचा वो बोलता है इज योर स्कूल
रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। मैं उसको बताती हूँ, अरे भाई एक विद्यालय बनने में लंबा समय लगता है। लेकिन राइटर आगे बता रही हैं, इम्बर्स्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। ये थोड़ी सी लज्जित होती हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया, मजाक में कहते तो दिया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो अब इस बात से ये थोड़ा इम्बर्स्ड हो रही हैं। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरी तरह ये जो प्रोमिसेस हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। उसके जीवन में ये जो शांत पड़ा उसका जीवन था, दुख भरा जीवन था, उसके उस जीवन में अर्थात उस गरीब बच्चे के लिए मेरी ये प्रोमिसेस जो कि मैंने मजाक में कर दी थी, राइटर बता रही हैं कि उसको हर तरीके से बात कर रखती है। का मतलब उसको अत्यधिक भरोसा हो जाता है और वह इंतजार करता है कि कब विद्यालय खुलेगा और कब ये पहुंचे वहां पे। आगे knowing him, I asked him his name। महीनों तक ऐसे हम उसे जानते रहे, जान पहचान हो गई, लेकिन राइटर ने कभी उसका नाम नहीं पूछा था। तो कह रही महीनों जानने के बाद एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहब ए आलम। उसने अपना नाम बताया। He announced, he does not know, वो जानता ही नहीं था what it means, उसके नाम का क्या मतलब है, ये उसे पता ही नहीं था। If he knew its meaning, यदि साहब अपनी नाम की मीनिंग को जान पाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब ए आलम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, दुनिया का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो साहब को यकीन ना होता कि उसके नाम का मतलब है दुनिया का मालिक, और वह एक गरीब घर में था जहाँ खाने को नहीं था, कचरा उठाने का काम करता था। तो राइटर कह रही जब उसे ये बात पता चलती तो शायद उसे अपने नाम की मीनिंग पे यकीन ना होता, या यकीन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स, वो टहलता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, उसके दोस्तों का जो ग्रुप था वो एक आर्मी थी नंगे पाँव वाले बच्चों की। बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे कि सुबह की चिड़िया उपस्थित होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे आते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में ये बच्चे गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों बीत गए और अब एक एक करके सभी को मैं पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, एक दिन राइटर पूछती हैं तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, उन बच्चों के ग्रुप में एक से उन्होंने पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, बच्चा जवाब देता है, कहता है कि उसकी माँ चप्पल को तो अभी सेफ से नीचे उतारी ही नहीं है, उतार दें तब तो पहने, ये बात वह। ही आंसर्ड सिंपली, बहुत सामान्य तरीके से वो जवाब देता। इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एक दूसरा बच्चा था, वो जवाब देता है जो कि जूता पहने हुए है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है, का मतलब दोनों पैरों में अलग अलग डिफरेंट साइज के जूता पहने हुए था। वो बताता है कि अगर इसे दे भी देंगी तो भी ये क्या करेगा, थ्रो देम ऑफ, इन्हें दूर फेंक देगा, पहनेगा नहीं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उसके डिफरेंट कलर के जो जूते उसने पहने हुए थे, इस पे राइटर कमेंट करती हैं कि ये क्या है। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो जमीन पे अपने पैरों को रगड़ने लगता है, मतलब शर्मा जाता है, कुछ बोलता नहीं, सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा वहाँ पे खड़ा था, वो कहता है कि उसको जूता चाहिए, उस अपने पूरे जीवन में उसको कभी एक सिंगल पेयर ऑफ शूज भी नहीं मिला। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, कह रहे देश की यात्रा मैंने कर डाली, उसके दौरान मैंने देखा था इन बच्चों को नंगे पांव टहलते हुए। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेजेस रोड्स, गाँव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहना ये गरीबी नहीं थी बल्कि एक ट्रेडिशन था, ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहने की एक परंपरा थी। ये इज़ वन एक्सप्लेनेशन, या एक बात की व्याख्या थी। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। हम गरीब हैं और गरीब बने रहें, इस बात को बताना ही इस बात का मकसद था कि वो लोग चप्पल नहीं पहनते थे। ऐसा नहीं था कि लैक ऑफ मनी, पैसे का अभाव रहा हो, वो सिर्फ ये शो करना चाहते थे कि वो गरीब है, इसलिए एक ट्रेडिशन। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, राइटर कहती है कि मुझे कहानी याद आती है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जब वह छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करता था जब वो एक छोटा बच्चा था। उस समय की कहानी वो बताती हैं, बताता है उसे, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, एक पुराना मंदिर था वहीं बगल में और वहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, लंबे समय तक उस टेम्पल में वो रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वह बच्चा उस मंदिर में जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद राइटर उसी गांव में जाती हैं, उसी मंदिर के बगल में मिलती हैं, देखती हैं, घूमती हैं। वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पे एक नया पुजारी रह रहा है। वेयर वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उस पुजारी के घर पे रेड और वाइट प्लास्टिक की कुर्सियां हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्चा वहाँ है। वियरिंग सॉक्स, जूता पहने हुए, एंड शूज। अराइविंग पैंचिंग, हाँफते हुए पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपनी स्कूल बैग को फेंक देता है। ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड वहाँ पे है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना मुझे याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज,
उस बच्चे को तो नहीं मिला था, लेकिन उस बच्चे की जगह जो दूसरा बच्चा था, कहने का मतलब पुजारी के व्यवसाय में एक बच्चा था जिसके पास जूता नहीं था, लेकिन आज उसी व्यवसाय में रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति के बच्चे के पास जूता था, मतलब वहां परिवर्तन आ चुका था। एंड मेड टू द गॉडेस व्हेन लेट मी नेवर लॉस देम, वह कभी उसे खोएगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, मानो जैसे देवी ने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटा बच्चा जैसे कि वो पुजारी का बच्चा था, नाउ वोर शूज, अब वो जूता पहनता था। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिगर्स, जैसे कि ये रैग पिगर्स थे, इनके जैसे और भी जो बच्चे थे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो आज भी शूजलेस थे, बिना जूते के थे। क्यों? क्योंकि पुजारी का बच्चा जूता पहनना चाहता था, तो उसको एक जनरेशन के बाद एक दूसरे बच्चे को 30 साल बाद उसी मंदिर में जो पुजारी का काम कर रहा है उसके बच्चे के पास हो गया। लेकिन ये रैग पिगर्स इतने सालों से किसी के पास नहीं था, क्योंकि ये रैग पिगर्स चाहते ही नहीं थे कि इनके पास जूता हो। ये उनकी एक परंपरा बन गई थी, सिस्टम। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिगर्स, इन नंगे पांव वाले बच्चों के साथ जो मेरा एक्वेंटेंस हुआ, परिचय हुआ, लीड्स मी टू सीमापुरी, इसकी वजह से मैं पहुंच गई सीमापुरी। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम मेटाफिजिकली दोज हु लिव हियर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, एक जंगल जैसा वीरानापन एरिया था। इट स्टिल इज, और वो अभी भी वैसे ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बस अंतर यह है कि पहले वो खाली था, आज वो खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड वुड रूफ विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, त्रिपाल, टिन, मड की दीवालों बना के उस पर छप्पर जैसा घर बना के ये लोग वहाँ रहने लगे थे। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज आर रनिंग वाटर्स लिव 10,000 रैग पिगर्स, लगभग 10,000 रैग पिगर्स यहाँ अपनी बस्ती बना के रहने लगे थे सीमापुरी में, जो कि 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। आगे की कहानी जानते हैं। They have lived here from more than 30 years without an identity, ये लोग यहाँ पिछले 30 साल से ज़्यादा समय से रह रहे थे, आज भी इनकी कोई पहचान नहीं थी। विदाउट परमिट, रहने की कोई परमिशन नहीं थी, बट विथ राशन कार्ड्स, इनके पास राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और उसी राशन कार्ड से इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, इससे इन्हें अनाज मिल जाया करता था। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव देन एन आइडेंटिटी, कहीं जगह पे रहना अगर है, आपको सर्वाइव करना है, तो पहचान से ज़्यादा जरूरी भोजन होता है। ये गरीब की लाइन है, गरीब व्यक्ति बताता है आपको। पहचान नहीं चाहिए, पेट भर जाए, ऐसी जगह हम वहाँ रहने के लिए तैयार हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि दिन के अंत तक अर्थात शाम तक हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, दर्द से पेट माने खाली पेट अगर हम बिस्तर पे नहीं जाते हैं, वी वुड रेदर लीव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, भले ही इस जमीन पे हमें अनाज नहीं मिल रहा है। सेज अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक फटी चिटी साड़ी पहनी हुई महिलाओं के ग्रुप ने ये लाइनें राइटर से बताई थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अपना हरा भरा खेत का मैदान, नदियाँ, ये सब छोड़ के क्यों चले आए, तब उस महिला के समूह ने मुझे ये बात बताई कि बस पेट भर जाए, ऐसी जगह मिल जाए, हम लोग वहाँ रहते हैं, हमें पहचान की जरूरत। व्हेनेवर दे फाइंड अ फूड, जब कभी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम, अल्पकालिक, अल्प समय के लिए वहीं उनका घर, जहाँ कहीं भी उन्हें वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है वहीं पे वो अपना टेंट लगा लेते हैं। चिल्ड्रेंस ग्रो अप इन देम, और वहीं पे बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइवल, और बच्चे फिर धीरे धीरे उनके पार्टनर्स हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिगिंग, और अगर सीमापुरी में आप रह रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही काम था, और वो था रैग पिगिंग का। थ्रू द ईयर, सालों साल, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यहाँ इन बच्चों के लिए जो गार्बेज था ना वो गोल्ड की तरह था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोटी थी। रूफ था छत उनके ऊपर, हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यही कचड़े से उनके सिर के ऊपर एक छत थी, भले ही वो छत लीक थी, टूटी छत जो थी वो इसी कचड़े से ही तैयार थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन जो ये बच्चे थे, इन बच्चों के लिए ये जो रैग पिगिंग्स का काम था ये कुछ और भी ज़्यादा मतलब है। समटाइम आई फाइंड अ रुपीज़ इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, आंखों में प्रकाश माने प्रसन्नता के साथ साहब बताता है कि कभी कभी इन कचड़ों से हमें 1 रुपये मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 रुपये भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop exposing, अगर मिट्टी के ढेर, कचड़े के ढेर से आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो उस कूड़े में ढूंढना आप कभी बंद नहीं करेंगे, इस उम्मीद से आगे और भी मिल सकता है। सिल्वर कॉइन मिला है तो गोल्ड कॉइन भी मिल सकता है। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, एक आशा जग जाती है कि और भी मिल जाएगा। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यही कारण था कि उस गार्बेज का अर्थ जो पेरेंट्स थे उनसे कहीं अलग और कहीं ज़्यादा अर्थ रखता था उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पूरी बातें नहीं पता थी। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य से भरी हुई एक जगह थी। फॉर दे
एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और ये जो वहाँ के बड़े थे उनके लिए सिर्फ इस गार्बेज का मतलब सर्वाइव करना था, जीवन यापन करना था, लेकिन बच्चों के लिए तो वो आश्चर्य से। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फ्रेंच गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। पड़ोस के क्लब में मैंने देखा कि साहब गेट के पास खड़ा हुआ है, वॉचिंग टू यंग मैन प्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। दो व्यक्ति जो कि वाइट कपड़ों में थे टेनिस खेल रहे थे, उनको वो देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह बनाता है कि उसको भी गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच, लेकिन खेल नहीं सकता था, वो देख के ही संतुष्ट था। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह चहरदीवाली के पीछे ही खड़ा होकर देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, वो बताता है कि जब यहाँ आसपास कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो बताता है कि यहाँ का जो गेट कीपर है वो इस पार्क के झूले को उपयोग मुझे करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंजर ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट। एक दिन साहब मिलता है, जब राइटर उसको देखती हैं तो उसके पैरों में भी टेनिस शूज था, लेकिन डिस्कलर्ड था। एंड शॉर्ट्स, जो उसके शर्ट और शॉर्ट्स थे उनसे एकदम अलग था। समवन गेव देम टू मी, उस बताता है राइटर को कि किसी ने उसे दे दिया। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन दैट फैक्ट दैट दे आर डिस्कलर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय। ये शूज किसी अमीर बच्चे के थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक में होल हो गया, जिस वजह से शायद वो अमीर बच्चा पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बॉथर हिम, लेकिन ये बात उसे कोई परेशानी नहीं थी उस बात से। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो पूरा जीवन नंगे चल रहा हो, नंगे पैर चल रहा हो, एक जूता उसे मिल जाए भले ही उसमें छेद हो, तो उसका सपना सच होने जैसा ये होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। जूता तो मिल गया उसे, भले ही टूटा मिला फूटा मिला, लेकिन जो सपना वो देखता था टेनिस गेम को लेकर, शायद वह दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब वो मिल्क बूथ पे साहब मिलता है। इन हिज हैंड आई स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल टाउन, नगर में बताता है कि वो चाय की दुकान पे काम करता है। द रोड ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, वो बताता है कि मुझे 800 रुपये मिलता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। राइटर उससे पूछती हैं 800 मिलता तो है, लेकिन क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, सावधानी चेहरे पे नहीं थी, प्रसन्नता चेहरे पे नहीं थी। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो स्टील का कनिस्टर उस कचड़े के थैले से भारी प्रतीत हो रहा था जिसे वो अपने कंधों पे ढोया करता था। द बैग वॉज हिज, कारण यह था कि वो बैग वह उसका अपना था, उस कचड़े के बैग का मालिक वो खुद था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और वो कनिस्टर जो उसके हाथ में है उसका मालिक वो नहीं है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब शायद साहब अपना मालिक नहीं था, वह गुलाम हो चुका था, किसी के अधीन हो चुका था, उसकी आज़ादी छीन चुकी। ये थी कहानी एक बच्चे की, एक साहब, बच्चे की नाम उसका साहब है, लेकिन बच्चे की पूरा जीवन आपने देखा कैसे वो एक गरीबी में जी रहा है। इसीलिए राइटर बताती हैं कि उसका बचपन ही चुरा लिया गया हो, छीन गया हो। ऐसे आज भी हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं जो शायद अपना बचपन जी ही नहीं पाते हैं। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी है और चैप्टर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर किया करें मेरे दोस्त। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका कमेंट हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है, हमको अच्छा लगता है। हाँ, आप इंटरटेन कर रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा है। और बहुत ही जल्द हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।